हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग हम लोग का क्लास नंबर 2 है, ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में हम लोग जो पढ़े थे एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा, हम लोग पर्सन तक पढ़े थे ना, तो कौन बोलेगा बाबू? रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर। पर्सन का सेक्शन क्या है? एक तो जोर से बोलो ना। वेरी गुड। पर्सन का डिफरेंस ये है 2 क्लॉज। अच्छा, पर्सन कितने तरीके का पर्सन होता है? 7 तरीके का पर्सन होता है। हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, ठीक है ना। चलो एक एक करके बोलना, नाम बोलना। अच्छा, विजिबल है? ठीक है, विजिबल है, ठीक है। बोलो पहला इंडिविजुअल, ठीक है, वेरी गुड। आप लोग पढ़ क्या लग रहा। दूसरा HUF का फुल फॉर्म होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है बाबू? हिंदू में जो हिंदू फैमिली होता है ना, जो ज्वाइंट फैमिली होता है, उसमें जो होता है ना हेड ऑफ द फैमिली, एज में बड़ा नहीं, जो मतलब ना बिजनेस को प्रमोट करे, आगे लेके जाए, उसको कर्ता बोला जाता है। कर्ता बेसिकली हेड ऑफ द फैमिली होता है। जरूरी नहीं है वो एज में बड़ा होना चाहिए। जो बिजनेस को जो बिजनेस में इनिशिएटिव लेगा, जो बिजनेस को प्रमोट करेगा, बिजनेस को आगे लेके जाएगा, उसको कर्ता बोला जाता है, ठीक है। उन लोग का फैमिली होता है, तो उन लोग का भी रेसिडेंटल स्टेटस निकालना पड़ता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में लिखेंगे HUF। अगर इसको फुल फॉर्म बोलेंगे तो बोलिएगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तीसरा नंबर में बोलिए कंपनी। अच्छा बाबू, 2 तरह का कंपनी पढ़ाए थे ना आपको लास्ट क्लास में। कंपनी क्या होता है बोलो तो? इंडियन कंपनी भी होता है, फॉरेन कंपनी भी होता है। इंडियन कंपनी को हम लोग डोमेस्टिक कंपनी भी बोलेंगे। अच्छा, जो इंडियन कंपनी है वो ऑलवेज रेसिडेंट होगा। इंडियन कंपनी ऑलवेज। और फॉरेन कंपनी का अगर पोएम का मतलब होता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। हम बोले इंडियन कंपनी, यहां बोल रहे हैं इंडियन कंपनी बोलो या डोमेस्टिक कंपनी बोलो, इंडियन कंपनी बोलो या, ठीक है। और दूसरा क्या बोले? फॉरेन कंपनी। क्या बाबू? फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी है, अगर कोई कंपनी इंडियन कंपनी है तो सवाल ही नहीं होता है सर। इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट इन इंडिया होगा। ये ऑलवेज, देखो हम टिक कर दिए, ठीक है ना। इंडियन कंपनी के लिए पोएम चेक नहीं करना होगा सर। ये पोएम का फुल फॉर्म क्या होता है? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। और फॉरेन कंपनी के लिए हमको क्या चेक करना होगा? POEM, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर फॉरेन कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तो वो क्या होगा? रेसिडेंट इन इंडिया होगा, वो साल के लिए, ठीक है ना। हम लोग का रेसिडेंटल स्टेटस हर साल के लिए चेंज होता है। क्लियर है यहां तक? तो बताओ इंडियन कंपनी में क्या आएगा बाबू? कंपनी में 2 आएगा। देखो, इंडियन कंपनी आएगा, फॉरेन कंपनी आएगा। आप लोग बोर्ड में देखो, हम लिखे भी हैं, इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट इन इंडिया होगा, ठीक है ना, चाहे उसका पोएम हो या ना हो। इंडियन कंपनी में तो पोएम तो चेक ही नहीं करना होगा, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी हमको पोएम चेक करना होगा। अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तो वो उस पर्टिकुलर ईयर के लिए इंडियन मतलब रेसिडेंट होगा इंडिया में, ठीक है। आगे चलेंगे, बताइए बोलो तो। पार्टनरशिप से आपसे पुराना ताल्लुकात है, ठीक है ना। अभी आपका जो 3rd सेम था पूरा पार्टनरशिप ही चला था हम लोग का, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म। अच्छा, हम खाली फर्म लिख देते हैं। जब भी फर्म लिखेंगे तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बाबू? पार्टनरशिप फर्म। उसके बाद बोलो 5 नंबर में AOP और अच्छा, AOP का फुल फॉर्म क्या है बाबू? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब BOI का फुल फॉर्म बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सर दोनों में अंतर क्या है? हम लास्ट क्लास में पढ़ाए थे। क्या डिफरेंस है? क्या स्लाइटली डिफरेंस है बाबू? आप बोलिए। वेरी गुड, कोशिश करिए, देख के बोलिए। नहीं आप पढ़े हो, समझ के बोलिए। An association of person means a group of person, whether individual, Hindu undivided family, company, firm, etc., who join together for common purpose. Every combination of person cannot be termed as AOP. It is only when they associate themselves in an income producing activities then they become AOP. Very good, बहुत अच्छा बाबू, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यहाँ पे बोला जा रहा है सारे कॉम्बिनेशन को हम AOP नहीं बोलेंगे। AOP का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। मतलब समझ रहे हो ना, एक इंडिविजुअल मिल गया, एक HUF आ गया, एक कंपनी आ गया, एक फर्म आ गया, इन लोग आपस में मिले, बातचीत कर रहे हैं, तो इन लोगों को एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोलेगा। सर बातचीत कर रहे, उस बातचीत करने का पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? आई वॉन्ट टू अर्न,
मतलब हम लोग एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करना चाहते हैं। सर व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज? ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न, अगर कोई भी एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं, द पर्पस बिहाइंड परफॉर्मिंग सच एक्टिविटीज आई वांट टू अर्न सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। कोई भी सर्विस प्रोवाइड करेंगे या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न खोलेंगे, बात समझ रहे हो? यहां से एक एक लोग मिले, कौन कौन मिले? इंडिविजुअल मिले। बाबू आप लोग भी इनिशिएटिव लो ना, बोलो इंडिविजुअल मिले और फर्म, इतने ही लोग मिल गए, ठीक है ना। मिलके क्या बातचीत हो रहा है? कोई एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है, कॉमन ऑब्जेक्टिव जो हम चाहते हैं वही आप लोग चाहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग मिलके क्या करना चाहते हैं? पैसा कमाना चाहते हैं। अच्छा पैसा कमाने के लिए क्या करना होगा? प्लानिंग करना होगा, सोचना होगा, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना होगा, उसके बाद हम लोग को पैसा मिलेगा। तो इन लोगों को क्या बोला जाएगा? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बीओआई का मतलब होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अच्छा बीओआई में सब लोग इंक्लूड होंगे? कौन कौन? अच्छा बीओआई में कौन आएगा? एज द नेम सजेस्ट, बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो हम उसमें एचयूएफ को ला सकते हैं? लाने को तो ला सकते हैं, गलत हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ क्या आएगा बोलो तो? इंडिविजुअल आएगा। आगे बोलो। उसके बाद क्या है? लोकल ऑथोरिटी, और एनी अदर आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। चलिए बताओ लोकल ऑथोरिटी का कोई एग्जाम्पल देगा? केएमसी, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। यहां तक समझ में आया? चलो एनी आर्टिफिशियल पर्सन, कैलकाटा यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी किस में आएगा बोलो तो? पॉइंट नंबर 7 में आएगा। यहां तक समझ में आया? अच्छा हम लोग वी आर कंसर्न हियर, हम लोग क्या करना चाहते हैं बाबू? रेसिडेंटल स्टेटस निकालना चाहते हैं। अच्छा रेसिडेंटल स्टेटस निकालने का हम लोग को, हम यहां पे रेसिडेंटल स्टेटस निकाल लें। अच्छा सबका निकालेंगे या एक का निकालेंगे? सीखेंगे तो सबका, लेकिन बिस्मिल्लाह किसे करेंगे? इंडिविजुअल से। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे इंडिविजुअल। अच्छा सर रेसिडेंटल स्टेटस, जो रेसिडेंटल स्टेटस है ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? हम लोग क्यों निकाल लें बोलो तो? वेरी गुड। क्या ऑब्जेक्टिव है? टैक्स। अच्छा हम लोग को टैक्स देना है। टैक्स कौन देगा? हम लोग टैक्स किसके बेसिस में देंगे? सर टोटल इनकम के बेसिस से देते हैं, टोटल इनकम के बेसिस से देते हैं। किसका टोटल इनकम? किसका टोटल इनकम? देखो जो टोटल इनकम निकालेंगे वो पर्सन का निकालेंगे, लेकिन पर्सन का ना बाबू टैक्स ना एक्चुअली अब हम लोग पढ़ेंगे ना, रेसिडेंट होता है, एक रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है, एक एनआरआई नाम सुने होंगे, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आप डिपेंड करता है ना आप कौन से कैटेगरी में आते हो, जिस कैटेगरी में आते हो उसी हिसाब से आपको टैक्स देना होगा। क्लियर है? अगर हम एनआरआई हैं, एनआरआई तो आप कहीं ना कहीं तो सुने होंगे ना, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर हम एनआरआई हैं तो हमको टैक्स कम देना होगा या ज्यादा देना होगा? हर बहुत केस में नहीं देना होगा, देना भी होगा तो बहुत कम देना होगा, 99% में नहीं देना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर हम रेसिडेंट हैं और ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, सर ये रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्या है हमको पहले समझ में ही नहीं आ रहा बाबू, हम बताएंगे। अभी बस इतना ही समझो कि कोई अगर रेसिडेंट होता है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है, तो इसमें हम लोग को ना मतलब अगर कोई रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तो उसी के हिसाब से हम लोग को क्या निकालना होता है? टैक्स निकालना पड़ता है। तो रेसिडेंटल स्टेटस जब तक पता नहीं चलेगा तो वो इंसान रेसिडेंट है, इंडिया का रेसिडेंट है। अच्छा हम लोग कोई इंडियन गवर्नमेंट फॉरेन लोगों को से टैक्स नहीं ले पा रहा है, क्यों नहीं ले पा रहा है? फॉरेन का इंडिया मतलब हम लोग का देखो वर्ल्ड में देखिएगा 200 से ज्यादा कंट्री है। कितना से कंट्री है बाबू? 200+ कंट्री है। तो इंडियन गवर्नमेंट हर कंट्री के ऊपर टैक्स अप्लाई कर सकता है? सर कोई बात का लॉजिक ही नहीं हो रहा। इंडियन गवर्नमेंट बाहर के ऊपर टैक्स क्यों ले सकता है? अगर कोई भी इंसान इंडिया में आके रहता है तो वो टैक्स देगा? हाँ देगा। अगर उस साल में रहेगा तो वो टैक्स देगा। यहां तक समझ में आया? तो अब हम लोग को यहाँ पे समझना होगा, पहले हम लोग निकालेंगे रेसिडेंटल स्टेटस किसका सीखेंगे बाबू? इंडिविजुअल का सीखेंगे। रेसिडेंटल स्टेटस किसका सीखेंगे बाबू? इंडिविजुअल का सीखेंगे। जो इंडिविजुअल होगा ध्यान से समझना। पहले बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? बोलिए किसी को प्रॉब्लम है? जो रेसिडेंटल स्टेटस हम लोग इंडिविजुअल का निकाल लें, वो रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट होगा? या रेसिडेंट होगा
बोलना होगा। अगर हम लोग सीखना चाहते तो बोलना बहुत जरूरी है। इंडिविजुअल, हम लोग किसका निकाल लें? इंडिविजुअल का। इंडिविजुअल क्या होगा? या रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट होगा। रेसिडेंट होगा या फिर नॉन रेसिडेंट होगा। अच्छा, इंडिविजुअल के केस में रेसिडेंट बोल के नहीं होगा। रेसिडेंट को फर्दर दो पार्ट में हम लोग बांटते हैं। बोलिए, इंडिविजुअल के केस में खाली रेसिडेंट बोल के नहीं चलेगा। अगर वो रेसिडेंट है तो हमको पता लगाना होगा वो कैसा रेसिडेंट है। बात समझ रहे हो ना? तो हम लोग को पता होना है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में ROR बोलेंगे, और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है ना? तो यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? रेसिडेंट को भी दो पार्ट में बांट रहे हैं। रेसिडेंट को दो पार्ट में बांट रहे हैं। अगर कोई भी इंसान रेसिडेंट है तो हमको वहीं तक रुकना नहीं होगा, आगे बढ़ के चेक करना होगा। सर आगे बढ़ के क्या चेक करेंगे? आगे बढ़ के क्या चेक करेंगे? सर वो रेसिडेंट के साथ क्या है? ROR है। ये ROR का फुल फॉर्म क्या है? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। उसके बाद रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो बोलो यहां पे क्या लिखेंगे? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे? ROR। ROR का फुल फॉर्म रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है ना? इधर क्या फुल फॉर्म होगा बाबू? शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? NOR। यहां तक बोलो कोई प्रॉब्लम है? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? सबसे पहले हम लोग को क्या चेक करना होगा? अच्छा, कोई सबसे पहले हम लोग रेसिडेंट, अभी हम आपको कंडीशन पढ़ाएंगे। अगर कोई इंसान रेसिडेंट का कंडीशन फुलफिल करता है, मान लो कोई भी XYZ कंडीशन है, अभी हम लोग पढ़ेंगे। अगर कोई पहला कंडीशन फुलफिल करेगा तभी तो हम लोग आगे जाएंगे। मेरा बात तो आप समझ पा रहे हो ना? कोई अगर रेसिडेंट का कंडीशन फुलफिल किया तभी तो हम लोग ROR और NOR में जाएंगे। मान लो कोई ना रेसिडेंट का कंडीशन ही फुल नहीं किया तो हम लोग क्या ROR और NOR चेक करेंगे? सवाल ही नहीं होता है सर। पहला बात वो इंसान रेसिडेंट होना चाहिए। अगर वो रेसिडेंट होगा तो पूछेंगे भैया आप कौन वाला रेसिडेंट हो, ROR हो या NOR हो? अभी ROR बोलेंगे NOR बोलेंगे तो आप समझ पाओगे या हमको हर वक्त फुल फॉर्म बोलना होगा? समझ जाइएगा ना? चलो अच्छा, वेरी गुड। तो अगर हम बोल ले मिस्टर एक्स को हम बुलाएं, मिस्टर एक्स आप बताइए, मिस्टर एक्स का रेसिडेंटल स्टेटस चेक कर रहे हैं तो पता लगा मिस्टर एक्स जो है ना नॉन रेसिडेंट है। अगर जब वो नॉन रेसिडेंट है ना तो आगे तो कुछ चेक करने का जरूरत ही नहीं है। हम लोग को आगे कोई भी चीज चेक करने का जरूरत नहीं है। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम है समझने में? तो हम लोग सबसे पहले ये सीख लेते हैं कि कोई इंसान को रेसिडेंट कब बोलेंगे, कोई भी इंसान को रेसिडेंट कब बोलेंगे। अच्छा याद करो, आज से ठीक एक क्लास पहले हम लोग का पहला क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे प्रीवियस ईयर किसको बोला जाता है, असेसमेंट ईयर किसको बोला जाता है। तो अभी वक्त आ गया है प्रीवियस ईयर को रिवाइज करना और तभी हम लोग असेसमेंट ईयर समझ पाएंगे। प्रीवियस ईयर क्या होता है बाबू? प्रीवियस ईयर क्या होता है? वेरी गुड, कोशिश करिए। वेरी गुड, आप पढ़ के आए हो, वेरी गुड। अच्छा कौन बोलेगा प्रीवियस ईयर? प्रीवियस ईयर को सर इनकम ईयर बोला जा सकता है। जिस साल हम लोग इनकम कमाते हैं उसको प्रीवियस ईयर। बहुत अच्छे। प्रीवियस ईयर को इनकम ईयर बोला जाता है। प्रीवियस ईयर को इनकम ईयर बोले जाता है। प्रीवियस ईयर को इनकम ईयर बोला जाता है। प्रीवियस ईयर को मतलब प्रीवियस ईयर ना जो इंडिविजुअल है, नॉट ओनली इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन है वो कमाएगा कब? प्रीवियस ईयर में। जब कमाएगा सरकार को टैक्स दे देगा? नहीं सर, टैक्स कमाना का मतलब होता है ना मेरा एक साल का इनकम कितना हुआ। हम लोग डेली बेसिस में टैक्स थोड़ी देंगे, परेशान हो जाएंगे हम लोग बात कर रहे हैं DT का, डायरेक्ट टैक्स का। हम लोग क्या डेली बेसिस में टैक्स देते रहेंगे? कोई भी इंसान डेली बेसिस में टैक्स देगा? सर बर्डन हो जाएगा। डेली बेसिस में कैसे टैक्स देंगे? पहले कमाएंगे। अच्छा, टैक्स देने के लिए हम स्लैब रेट में आते हैं कि नहीं, मेरा इनकम है कि नहीं, बात समझ रहे हो? डायरेक्ट टैक्स, हम लोग डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का क्या डिफरेंस पढ़े थे? डायरेक्ट टैक्स क्या है? प्रोग्रेसिव इन नेचर है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? रेग्रेसिव इन नेचर है। अगर हम हायर क्लास सोसाइटी से बिलोंग करते तो मेरा इनकम भी तो ज्यादा होगा, सरकार को हमको टैक्स भी तो ज्यादा देना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस ईयर में मुझे ये पता लगाना होगा कि मेरा 5 इयर्स ऑफ इनकम जोड़ के GTI कितना आ रहा है। अगर मेरा एक सर्टेन लिमिट से बढ़ रहा है तभी तो हमको सरकार को टैक्स देना होगा। हम गरीब इंसान हैं, हम कमाते नहीं हैं, ठीक है ना, हम दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, तो हम सरकार को टैक्स क्यों देंगे? बात समझ पा रहे हो ना? तो प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर बेसिकली, प्रीवियस ईयर इट इज अ पीरियड ऑफ, आपको आ जाएगा एग्जाम में लिखने, तो क्या लिखिएगा? प्रीवियस ईयर इट इज अ पीरियड ऑफ विच इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन, मतलब हर वो महीना जो स्टार्ट होता है
मतलब प्रीवियस ईयर का पहला महीना कौन सा होता है? 1 अप्रैल। पहला डे क्या होता है? 1 अप्रैल। और खत्म कब होता है वो बाबू? 31 मार्च में। तो आप अगर काउंट करोगे ना, अप्रैल से मार्च तक का जो लिमिट हो रहा है वो 12 महीना हो रहा है। तो प्रीवियस ईयर में इंडिविजुअल कमाता है और उसको टैक्स कब देता है बाबू? असेसमेंट ईयर में, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे कैसे? अभी हम लोग का कौन सा साल चल रहा है बोलो? 24 चल रहा है ना। अच्छा, हम लोग का ना एक ईयर खत्म भी होने वाला है और स्टार्ट भी होने वाला है। अभी हम लोग का मार्च में है और खत्म कब होगा बाबू? 31 मार्च में साल खत्म हो जाएगा। समझ में आया? तो 23 एंड 24 ये हम लोग का प्रीवियस ईयर हुआ। तो असेसमेंट ईयर क्या हुआ? सर ये आपके लिए ना रिलेवेंट है, इसीलिए हम बता रहे हैं। आप लोग तो मार्च के बाद ही एग्जाम दोगे, तो आपके लिए प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा बाबू? 23 एंड 24 एंड असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा? सर ये आप क्यों बता रहे हैं? इसके पीछे कोई लॉजिक है। तो हम लोग जो रेसिडेंटल स्टेटस, ऐसा नहीं है ना कि स्टैंप लग गया। कोई इंसान एक बार बाबू, अच्छा कोई इंसान एक बार अगर ना रेसिडेंट हो गया तो वो जिंदगी भर रेसिडेंट होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर से कोई बच्चा गलती से नर्सरी में या क्लास 1 में 1 2 3 4 में फर्स्ट आ गया तो जिंदगी भर फर्स्ट आएगा? ऐसा नहीं है सर। फर्स्ट आने के लिए हर साल पढ़ना होगा। सर नर्सरी केजी का पढ़ाई अच्छा था, हिम्मत करके पढ़ दिया, बाहर का दुनिया देखा नहीं था, हिम्मत करके पढ़ा, गलती से हम ही फर्स्ट आ गए। तो इसका मतलब स्कूल मेरे मार्कशीट में मेरे ऊपर स्टैम्प मार दिया ये फर्स्ट बॉय है। सर पोजीशन चेंज हो जाएगा। फर्स्ट पोजीशन लाना बड़ा बात नहीं, उसको मेंटेन करना बड़ा बात है। तो हर साल हमको मेहनत करेंगे। तो एक बार कोई भी इंसान एक साल में अगर रेसिडेंट हो गया, जरूरी नहीं वो हर साल के लिए रेसिडेंट होगा। हर साल के लिए हमको अलग अलग कंडीशन तो एक ही है। हर साल हमको देखना होगा वो कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि नहीं। वो कंडीशन क्या है? आई विल लेट यू नो। पहले आपको समझना होगा। मान लो हम तो बचपन से इंडिया में रह रहे हैं, तो हम तो यहाँ पे हम रेसिडेंट भी हैं और ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी हैं, ठीक है ना। मान लो कोई आया, मिस्टर जॉन आया फॉरेन से, ठीक है, इंडिया में कुछ दिन रहा, तो हमको देखना होगा मिस्टर जॉन इंडिया में रहा तो वो इंडिया में कितना दिन रहा, क्या वो उस पर्टिकुलर ईयर के लिए इंडिया में उसको रेसिडेंट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बोलो इतना बात जो आपको बताया क्लियर है? आगे चले हम लोग। चलो सबसे पहले हम लोग किसका सीख रहे बाबू? रेसिडेंटल स्टेटस निकालना इंडिविजुअल का। इंडिविजुअल क्या होगा? अगर वो रेसिडेंट हुआ तो वो क्या होगा? ठीक है ना। अगर वो नॉन रेसिडेंट हो गया तो आगे कुछ चेक नहीं करना है। तो चलिए बाबू, ट्यूशन का नोट्स मिला होगा, आप लोग ओपन कर लीजिए, हिम्मत करके पेज नंबर 2 में आ जाइए आप लोग। यहाँ पे हम लोग आगे पढ़ते हैं, समझते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो मिला सबको? अच्छा, डीम रेसिडेंट है ना, एक नया कॉन्सेप्ट आया, पहले डीम रेसिडेंट नहीं था। 61A ना हम लोग का डीम रेसिडेंट है। तो पहले हम लोग रेसिडेंट पढ़ेंगे। रेसिडेंट के लिए क्या लिखा हुआ है? एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी अ रेसिडेंट इन इंडिया इफ ही और शी सेटिस्फाई एनी वन बेसिक कंडीशन। बोल रहा है कोई भी इंसान को रेसिडेंट कहलाने के लिए ना कुछ बेसिक कंडीशन है वो फुलफिल करना होगा। चलो यहाँ पे रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? इन ऑर्डर टू मतलब एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी अ रेसिडेंट। एक इंडिविजुअल को रेसिडेंट कब बोलेंगे? बोलिए ना बाबू, एक इंडिविजुअल को रेसिडेंट कब बोलेंगे? जब वो हम लोग का बेसिक कंडीशन फुलफिल करे। अच्छा, ये बेसिक कंडीशन हम लोग बनाए या गवर्नमेंट ने बनाया? इनकम टैक्स ने बनाया। हम लोग ने नहीं बनाया, सही तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बनाया है। पहला बेसिक कंडीशन क्या है? पहला बेसिक कंडीशन, चलो बताइए, जोर से बोलिएगा, बेसिक कंडीशन क्या है? वेरी गुड, 182 डेज और मोर, दिल मांगे मोर और मोर इन PY। अगर हम देखना चाहते हैं असेसमेंट ईयर में हम टैक्स देंगे कि नहीं, तो प्रीवियस ईयर में हमको इंडिया में क्या होना होगा? रेसिडेंट होना होगा। तो पहला बेसिक कंडीशन बोला, एक इंसान को प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 दिन 182 डेज और मोर रहता है, ठीक है ना, उसको क्या कहलाएंगे बाबू? रेसिडेंट कहलाएंगे। बोलिए बोलो, रेसिडेंट। हम लोग इंडिविजुअल का पढ़ेंगे सबका। इंडिविजुअल को रेसिडेंट कहलाने के लिए प्रीवियस ईयर में कितना रहना होगा? 182 डेज और मोर। अगर 182 डेज और मोर इंडिया में रहता है तो उसको क्या बोला जाएगा? अच्छा, इंडिया का मतलब क्या होता है बाबू? इंडिया का मतलब होता है, इंडिया इंक्लूड्स, इंडिया में कितना स्टेट होता है? कितना सिटीज होता है? सर बहुत सिटीज होता है, गांव भी बहुत होता है, टाउन भी बहुत होता है। जरूरी नहीं है ना कि आपको महानगर,
KMDC, कोलकाता मुंबई चेन्नई दिल्ली में रहना होगा। आप इंडिया के कोई भी पार्ट में रहो, इंडिया कहलाना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा भी है, अब 182 डेज, 10 दिन आप बिहार में रह लिए, फिर 10 दिन आपका दिल घबराया झारखंड हो लिए, ठीक है ना। वहाँ से आप आए इंडिया टूर में चले गए, तो इंडिया ही में थे ना भाई, इंडिया ही में थे ना। कुछ दिन कोलकाता में, कुछ दिन समझ में गोवा में चले गए, कुछ दिन मुंबई में चले गए, कुछ दिन महाराष्ट्र में चले गए, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करके आप पूरे इंडिया घूमे और इंडिया में रहे, ठीक है ना। हम तो आप क्या कहलाओगे बाबू, रेसिडेंट कहलाओगे, ठीक है ना। तो पहला बेसिक कंडीशन हो गया इंडियन। पहला देखो बाबू, देखो यहाँ पे बोर्ड में लिखे बेसिक कंडीशन कितना बोल रहा है, 182 डेज और मोर। कोई भी इंसान 182 डेज और मोर रहेगा वो क्या कहलाएगा, रेसिडेंट। अच्छा, ये कंडीशन फुलफिल हो गया, मान लो 182 डेज पहला कंडीशन फुलफिल है, तो हम लोग क्या यहीं पे रुक जाएंगे कि आगे भी चेक करेंगे, आगे भी चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, ROR और NOR है। तो पहले हम लोग ना 1-2 कंडीशन इसको करते हैं, ठीक है ना। यहां तक बाबू आप लोग नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लीजिए यहां तक। तो बाबू यहां तक तो हम लोगों को समझ में आया। पहला बेसिक कंडीशन हम लोग पढ़ लिए सर, कोई भी इंसान को रेसिडेंट कहलाने के लिए इंडिया में 182 डेज और मोर रहना होगा, 182 डेज और मोर रहना होगा। मान लो कोई 181 डेज रहा, नहीं होगा सर, ठीक है ना। कोई 200 डेज रहा, सर हम लोग का कंडीशन तो 182 डेज है ना, आप पूरा साल ही रहे 365 दिन, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग को देखना होगा कि 182 डेज से ज़्यादा है कि नहीं है, ठीक है। एक ज़रूरी बात, कोई भी इंसान इंडिया में, मान लो आज किसी का फ्लाइट था, कोई फॉरेन से आया, आज ही उसका फ्लाइट था, ठीक है ना। तो जिस दिन आया और जिस दिन गया वो दोनों दिन कंसीडर किया जाएगा। जिस दिन आया मतलब आज कौन सा डे है, मंडे है, मंडे है, मंडे आज कौन सा डेट है, 4 तारीख है, ठीक है ना। और कौन सा महीना चल रहा, मार्च चल रहा। मार्च में टोटल कितना मंथ होता है सर, 31 डेज होता है। मंथ नहीं, कितना डेज होता है मार्च में, कितना डेज होता है, 31 होता है। मान लो कोई 1 मार्च को आया, 1 मार्च को आया, तो आप मार्च में कितना दिन गिनोगे, 30 दिन या 31 दिन, 31। हम क्या बोले, हम क्या बोले कि बाबू जिस दिन आया जिस दिन गया वो सारा चीज हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। मान लो कोई ना 2 मार्च को आया, तो इन मार्च में टोटल कितना दिन रहा, 30 डेज। अगर 2 मार्च को आया, ऐसे मार्च में कितना दिन होता है, मार्च में कितना दिन होता है, देखो बाबू बोर्ड में देखो, मार्च में कितना दिन होता है। अच्छा मार्च नहीं आता, या ये वाला आता है ना ऐसे काउंट करना, जहाँ काउंट प्रॉब्लम होगा कि कौन सा 30 और कौन सा 31 है, तो आप ऐसे काउंट कर सकते हो। चलो हम लोग बात करते हैं मार्च का। मार्च में टोटल कितना डेज होता है बाबू, बात कर मत करिए, टोटल डेज कितना होता है, 31 होता है, ठीक है ना। तो मान लो इनका नाम है मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन कमिंग टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर विजिट पर्पस। विजिट का मतलब जानते हो, घूमने के लिए, इंडिया घूमने का जगह है, समझ में आया। तो इंडिया में लोग आ रहे हैं, देखो कितने सारे फॉरेनर आते हैं कि नहीं। तो ये मिस्टर जॉन भी हैं, मिस्टर जॉन इंडिया में आए हैं, किस पर्पस, क्या है इनका, घूमने। घूमने को हम लोग क्या बोलेंगे, विजिट पर्पस। हम जस्ट यही समझाना चाहते हैं कि अगर ये 1 मार्च को आ रहे हैं, 1 मार्च को आ रहे हैं, तो मार्च में कितना दिन रहे टोटल, 31 डेज, ठीक है, 31 डेज। मान लो 2 मार्च में आए तो 30 डेज। क्लियर है, क्लियर है। तो जिस दिन आए और जिस दिन गए वो दोनों दिन हम लोग को काउंट करना होगा। अच्छा एक एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, अभी तक जितना हम लोग पढ़े एक एग्जाम्पल भी करते हैं। तो एग्जाम्पल हम बोले, आप लोग लिखिएगा, ठीक है। मिस्टर एक्स अमेरिकन सिटीजन, मिस्टर एक्स ब्रैकेट में लिखना है, अमेरिकन सिटीजन, मिस्टर एक्स ब्रैकेट में क्या लिखना, केम टू इंडिया फॉर मैरिज पर्पस, केम टू इंडिया फॉर मैरिज पर्पस, केम टू इंडिया फॉर मैरिज पर्पस। लिखे बाबू, ऑन 2 अक्टूबर 2000, 2 अक्टूबर
2023 for the first time लिखे फाइंड आउट हिज रेसिडेंटल स्टेटस। आपको क्या निकालना होगा? रेसिडेंटल स्टेटस निकालना होगा। कैसे निकालेंगे सर? अच्छा, रेसिडेंटल स्टेटस पहला सवाल, जब भी आपको सवाल आएगा ना तो रेसिडेंटल स्टेटस हम लोग, अच्छा पहले देखना होगा ये कौन सा इंसान है। मिस्टर एक्स दिखने से क्या लग रहा, कौन सा पर्सन होगा? एक से लेके 7 में कंपनी है, HUF है। अरे एज द नेम सजेस्ट, नाम ही क्या बोला, मिस्टर एक्स, ये इंडिविजुअल है। तो इंडिविजुअल का पहला हम लोग पढ़ चुके हैं ना, जो भी हम लोग को पता चल गया ये एक इंडिविजुअल है। तो इनका जो रेसिडेंटल स्टेटस निकालेंगे, असेसमेंट ईयर का निकालेंगे, प्रीवियस ईयर का निकालेंगे? प्रीवियस ईयर का निकालेंगे। कब का निकालेंगे? प्रीवियस ईयर का निकालेंगे। ठीक है, चलो हम लोग बनाते हैं। मेन हम लोग को ना डेज कंप्यूट करना होगा। बोर्ड में देखिए बाबू, हम लोग को डेज को कंप्यूट करना होगा। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्या है? PY क्या है हम लोग का? PY क्या है हम लोग का, बोलो? 22-23 है। 22 नहीं, 23-24 हम लिखा है ना क्वेश्चन के हिसाब से। हम अभी नया क्वेश्चन में क्या लिखा है? 2020। हाँ, तो 3-4 प्रीवियस ईयर, 24-25 असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो हम लोग का प्रीवियस ईयर कब से स्टार्ट होता है, बोलो? अप्रैल के बाद, मई के बाद, बोलिए बाबू। अप्रैल में, मई के बाद, जल्दी बोलो। उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, ठीक है सर, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद मार्च। ठीक है, यहां तक हुआ। अभी हमको यह पता लगाना होगा जो मैरिज पर्पस के लिए आ रहे हिंदुस्तान में, बहुत अच्छा बात है, तो वो आए कब आए बाबू? अक्टूबर में। तो ये अप्रैल में थे इंडिया में सर, जब वो आए ही अक्टूबर में, और अक्टूबर कब आएगा? अप्रैल के बाद। तो सवाल ही नहीं होता मिस्टर जॉन या मिस्टर एक्स व्हाटएवर कि वो अप्रैल में, जून में थे, ये तो इंडिया में थे ही नहीं। तो यहां पे क्या मार देंगे? वो किस दिन आए? हम क्या बोले? जिस दिन आए वो दिन भी लेंगे। ऐसे अक्टूबर में आपके जानकारी के लिए बता दे रहे 31 दिन होता है, 31st डे। अरे गांधी जी का बर्थडे है 2 तारीख को, है कि नहीं? तो अक्टूबर में कितना डेज होता है? 31 डेज होता है। अच्छा, अगर 1 तारीख को आता तो पूरा 31 दिन बोलते हैं। ये आया कब? 2 तारीख को आया, तो 30 दिन मानेंगे। यहां कितना लिखेंगे? नवंबर में कितना दिन होता है? 30। यहां भी 30 रहा। चलो, दिसंबर में कितना होता है? अच्छा, वो कुछ बोला नहीं है, शादी करके इंडिया में बस गया क्या? ये नहीं, चला जाएगा, इंडिया में नहीं रह पाएगा। कुछ बोला नहीं है तो हम लोग मान रहे हैं, जब तक कुछ नहीं बोला। आप बताओ, ये जो 24 है यहाँ जनवरी है, तो इसमें कितना डेज होता है? 31st। अब यहाँ लीप ईयर होगा। लीप ईयर हर 4 साल में एक बार आता है, जो एक दिन बढ़ाता है। हम लोग अभी जो साल गया वो लीप ईयर था ना, साल गया नहीं, चल रहा है। फेब में जो 29 दिन था ना, हर 29 दिन 4 साल में एक बार आता है। तो आप बताओ, अभी यहाँ फेब में 28 दिन लेंगे या 29 दिन लेंगे? कौन सा? 29। कैसे? 24 चला, 29 डेज लेंगे। अब मार्च में कितना लेंगे? आप हिम्मत करके बोलो, टोटल कितना दिन रहा मिस्टर एक्स? 182 डेज। आप काउंट करो ना, इसको जोड़ना है, काउंट करना है। 182। तो पहला बेसिक कंडीशन क्या बोलता है हम लोग का? पहला बेसिक कंडीशन क्या बोलता है? पहला बेसिक कंडीशन क्या बोलता है? अच्छा, हम लोग कैसे लिखेंगे बाबू? देखिए नोट्स में हम दिए हैं, लिखा हुआ है, ठीक है ना। वहां पे यहाँ पे हम थोड़ा डेट चेंज कर दिए हैं, ठीक है ना। ये पुराना नोट्स है तो हम उसको अपग्रेड कर दे रहे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टेट इन इंडिया ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर कितना है? 180। वहां 181 है, 181 लिखना है। कितना लिखना? 182 डेज, इसीलिए हम चेंज करवाएं थोड़ा, ठीक है।
तो ही डज नॉट सेटिस्फाई द बेसिक कंडीशन, देयरफॉर ही इज नॉन रेसिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। कैसे लिखेंगे बाबू? इसमें ना जो रेसिडेंटल स्टेट में ना आपको लिखने का टैलेंट होना चाहिए। अगर हम लोग अच्छे से लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेगा। सिर्फ आपको क्या करना होगा, ऐसे काउंट करना होगा और लिख देना होगा। अगर हम लिखने में सफलता हासिल कर लिए तो 5 नंबर में 5 मिलेगा, हमको 5 में 5 मिलेगा। तो कैसे लिखेंगे बाबू? कौन बोलेगा? कैसे बोलेंगे? वेरी गुड। क्या लिखे हो बताओ, देख के बताओ, मतलब जो तुम लिखे हो बोलो। Total number of days stayed in India during the relevant previous year is 182 वेरी days. गुड, 182। आगे? He does not satisfy the basic condition, therefore he is non-resident in India during the relevant previous year. आगे बोलो। He does not fall in the second basic condition because he is an American citizen and came to India for the first time. अच्छा, तो अभी हम लोग को अगर देखना होगा ना, हम लोग के पास डेटा नहीं है, क्योंकि तो पहला कंडीशन देखो, कोई भी अगर इंडिया में पहला बार आ रहा है तो उसका दूसरा कंडीशन तो हम लोग चेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डेटा भी नहीं दिया हुआ है। डेटा तो हम लोग को लिमिटेड दिया हुआ है ना। तो हम लोग इसमें अच्छे से कमेंट्स कैसे लिखेंगे, हम बोल रहे हैं, आप फिर से लिख लीजिएगा, ठीक है ना? चाहो लिख लो। टोटल नंबर ऑफ, देखो नोट्स में लिखा भी हुआ है, टोटल नंबर ऑफ स्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर 22। जो भी आपका प्रीवियस ईयर होगा, प्रीवियस ईयर चेंज हो जाएगा। अभी हम लोग के केस में प्रीवियस ईयर कितना है बाबू? तो आप प्रीवियस ईयर क्या लिखिएगा? 23-24, ठीक है? लिखना होगा ही डज नॉट सेटिस्फाई है, ही सेटिस्फाइड है। देखो पहला वाला केस में था 181 था, इसीलिए नोट्स में उधर कुछ और लिखा हुआ है। अभी हम लोग के केस में टोटल कितना बन रहा है? ये तो टोटल बन जा रहा है 182 डेज। 182 डेज बन रहा है ना, यहां तक क्लियर है? तो जब 182 डेज बन रहा है सर, तो ये तो बेसिक कंडीशन फुलफिल कर दिया। तो हम लोग थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज होगा। हम लोग क्या लिखेंगे? ही सेटिस्फाई द बेसिक कंडीशन, ही सेटिस्फाई द बेसिक कंडीशन, देयरफॉर ही इज रेसिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। समझ रहे हो कैसे लिखेंगे? क्लियर है? दूसरा लाइन लिखेंगे ही डज नॉट फॉल इन द सेकंड बेसिक कंडीशन बिकॉज ही इज अमेरिकन सिटीजन एंड केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। पूरा सेम कॉपी हो जाएगा। क्या लिखेंगे बाबू? सेकंड वाला सेम एज इट इज लिख देंगे। बोलो, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? Mr. X is said to be a resident in India during the previous year 23-24 as he stayed in India during the previous year 182 days। ठीक है ना? तो ये तो हम लोग का फर्स्ट बेसिक कंडीशन फुलफिल कर दिया, रेसिडेंट हो गया। अब बाबू ऑर्डिनरी हम क्या सिखाएं? रेसिडेंट के बाद ना हमको वो वेट नहीं करना, आगे चेक करना है। रेसिडेंट के बाद क्या चेक करना होगा? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, वो अभी हम कंडीशन बताएंगे, ठीक है? तो यहां तक हम लोग जो एग्जाम्पल हुआ समझ में आया बाबू? फर्स्ट बेसिक कंडीशन फुलफिल हुआ। अच्छा, फर्स्ट बेसिक कंडीशन में ना हम लोग का 2 कंडीशन होता है, ठीक है? तो ये जो फ्लो चार्ट लिखा रहे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होगा। चलो स्टार्ट करें, बोलो। देखो बेसिक कंडीशन क्या बोलता है, बोलो। बेसिक कंडीशन क्या बोलता है हम लोग का? बेसिक कंडीशन बोलता है, पहला क्या चेक करेंगे? फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्या है? बेसिक कंडीशन सर आपका बेसिक कंडीशन मेरा नहीं बाबू, टैक्स का, ठीक है ना? बेसिक कंडीशन बोलता है 182 डेज और मोर। तो पहला है हम लोग का लिखना होगा 182 डेज और मोर। कहां बाबू? कहां रहना होगा? असेसमेंट ईयर या प्रीवियस ईयर? ठीक है ना? कहां रहना होगा? 182 days or more in the relevant previous year। अब एग्जाम में जो भी प्रीवियस ईयर रहेगा वो प्रीवियस ईयर लिखना होगा। अब मेरा सवाल है, अगर मान लो कोई 182 डेज पहला नहीं रहता है, कोई आया बेचारा 100 दिन रहा इंडिया में, तो वो क्या होगा? नॉन रेसिडेंट होगा। लेकिन यहाँ पे बोला है ना, अगर कोई 100 दिन मतलब 100 दिन रहा ना तब भी रेसिडेंट हो जाएगा। बोले सर असंभव। आप क्या बोल रहे हो? अभी तक तो आप बोले 182 डेज अगर कोई इंडिया में रहेगा तो रेसिडेंट है।
ठीक है ना। मान लो अगर कोई 180 अगर मान लो कोई 180 दिन 181 दिन 181 डेज भी रहेगा ना तो नॉन रेसिडेंट हुआ। यहां तक तो आप बोले थे, अभी आप अपना बात चेंज कर दिए, अभी बोल रहे हैं आप इंडिया में कोई 100 दिन रहेगा तब भी रेसिडेंट बना लेंगे। पूरा बात तो सुनो। 100 दिन प्लस अगर पहला कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो दूसरा कंडीशन में दोनों एक साथ है। देखो 60 डेज क्या लिखेंगे बाबू? 60 डेज बोलिए ना, 60 डेज और मोर, 60 डेज और मोर, ठीक है ना। कहां पे? इन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। प्लस 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 दोनों एक साथ फुलफिल होना होगा। प्लस 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 365 डेज और मोर, प्लस 365 डेज और मोर, 365 डेज और मोर, ठीक है ना। इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, ये पेपर में रहेगा तभी नंबर मिलेगा बाबू। जो वर्ड बोले सेम चीज आपको लिखना होगा। मान लो अब तुमको समझा रहे हैं, आपका प्रीवियस ईयर हम लोग का क्या था? हम लोग ऑलवेज जब एग्जाम दे रहे हैं ना, हम लोग ऑलवेज वही प्रीवियस ईयर लेके सम्स करेंगे। हम लोग का प्रीवियस ईयर, जल्दी से बोलो, अरे अभी तो बताया। हाँ 23-24 भूल जाते हैं सर। असेसमेंट ईयर 24-25। तो अगर कोई भी बंदा पहला कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो घबराने का कोई बात नहीं है। हम लोग देखेंगे वो एडिशनल कंडीशन मतलब दूसरा कंडीशन फुलफिल कर रहा है, एडिशनल नहीं बोलेंगे, दूसरा कंडीशन है। तो देखेंगे प्रीवियस ईयर है हम लोग का। हम एग्जांपल के तौर से प्रीवियस ईयर हम कहां लिख दे रहे हैं? 23, बोलो ना। अच्छा 23-24 में कम से कम उसको कितना दिन रहना होगा? 60 डेज या उससे ज्यादा। मेरा कम से कम लिमिट कितना है? 60 दिन तो रहना होगा। लेकिन 60 दिन रहने से खाली रेसिडेंट नहीं बोलेंगे, ये अकेला था, ये दोनों एक साथ फुलफिल होना होगा। ये फुलफिल हुआ, ये नहीं हुआ तो तब भी उसको नॉन रेसिडेंट बोल देंगे। यहां पे क्या लिखे देंगे? इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। इमीडिएटली प्रीसीडिंग का मतलब होता है इस साल को छोड़ के पिछला 4 साल में 365 दिन रहेगा। इंग्लिश में क्या बोले? इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। इसका मतलब क्या होता है? ये जो प्रीवियस ईयर है ना सर, ये जो प्रीवियस ईयर है ना, इसको छोड़ दीजिए। इसको छोड़ के कितना साल? 4 साल में 1 साल। और 1 साल नहीं बोल सकते क्योंकि लॉ मेकर ने 1 साल नहीं बोला है, 365 डेज बोला है। सर दोनों का मतलब तो एक होता है। नहीं बाबू, जो लिखा है वही लिखिएगा, अपना मन से मतलब चेंज मत करिएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे बोलो तो? अब इसका पिछला 4 साल आओ तो, ये साल छोड़ के पिछला 4 साल आओ। एक्चुअली ये भी एक प्रीवियस ईयर है। अब 365 डेज और मोर इन द क्या लिखेंगे? इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। इमीडिएटली प्रीसीडिंग द देखो क्या लिखा हुआ बाबू? 365 डेज और मोर इन द लास्ट 4 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर छोड़ के पिछला 4 साल। अब तुम बताओ, एक तो प्रीवियस ईयर है, इसको छोड़ के बोलो 4 साल। पहला क्या होगा? 22 और उसके बाद बोलो 21-22 और बोलो 20 और बोलो है 19-20। बाबू 19-20 हुआ करे तो बोलने का जरूरत नहीं है, कंसीडर हो जाएगा, ठीक है। 19-20 1 साल, 20-21 2 साल और 21-22 3 साल और 19-20 20-21 21-22 22-23। ये कितना साल हुआ बाबू? ये 4 साल हुआ। 4 साल। ये 4 साल में कम से कम कितना रहना होगा? और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में कितना रहना होगा?
60 डेज। समझ में आया? अगर अब ये कंडीशन कोई फुलफिल नहीं करता है तो हम लोग को ये वाला कंडीशन देखना होगा। यहां तक क्लियर है? चलो हम एक एग्जांपल बोलते हैं। कोई इंसान आया प्रीवियस ईयर में, बोलना जोर से, प्रीवियस ईयर में 200 दिन रहा, तो कौन सा कंडीशन में आएगा? बोलो बाबू। तुमको नहीं तो पीछे बोलो बाबू। अभी समझाए लेकिन आप लोग देखे, जो दिल में है, बगल वाला फर्स्ट बोल रहा, फर्स्ट नहीं बोलेंगे, जो दिल में है वही जुबान में आना चाहिए। वेरी गुड, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन इज द राइट आंसर। बोलिए बाबू, बोलिए, बोलो। अगर हम 1 सेकंड बोल दिए ना, अब सब सेकंड चलेगा। यही एमसीक्यू का टैलेंट होता है। ऊपर अगर कोई एक भी मारा है ना तो लास्ट बेंच तक भी मारेगा। हम वेरी गुड दोनों बात में बोलते हैं, वेल ट्राइड में भी बोलते हैं ना। अरे भाई ये कंडीशन, इसका बात कब करेंगे? जब ये फुलफिल नहीं होगा। जब ये फुलफिल हो रहा तो तुम इसमें काहे आ रहे हो ना? पहला तो बेसिक कंडीशन देखेंगे। सर दोनों बेसिक कंडीशन है। 182 डेज देखेंगे। सर 200 दिन ज्यादा है तो और कुछ सोचने का ही नहीं है। 182 से, अरे देखो 182 डेज से ज्यादा होता है ना 200 दिन, तो वो क्या होगा? रेसिडेंट होगा। और ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए अभी आपको करवाएंगे। हम बोलेंगे 150 दिन रहा, अब किस में आएगा? सेकेंड वाला में। और 365 डेज में वो एक दिन भी नहीं रहा, नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। क्यों सर? अब तो बोले सर 60 दिन से ज्यादा होना चाहिए। बंदा तो 150 दिन रहा। बाबू 150 दिन रहा, साथ ही साथ 4 साल में, प्रीवियस 4 ईयर में ना 365 डेज भी तो रहना होगा। वो कितना दिन रहा? एक दिन भी नहीं, खाली 150 दिन रह के चला गया। अलविदा हो अलविदा, ऐसा नहीं चलेगा। क्लियर है? ठीक है, तीसरा सवाल बाबू। 182 डेज रहा, ऊपर या नीचे? फर्स्ट कंडीशन। तुम बोलो सिर्फ 2 दिन रहा, एक 0 बढ़ा दो। 2 दिन में 0 लगाओगी तो 20 दिन हुआ। 20 दिन हुआ ना? कितना दिन हुआ? 20 दिन हुआ। तो 20 दिन हुआ तो क्या हुआ? नॉन रेसिडेंट। तुम बोलो 201। सर ये न्योता लिखा रहा है कि इंडिया में रह रहा है 201 दिन। कोई बात नहीं बाबू, बोल नहीं सकते, जो डेटा दिया है वही रहा। 201 दिन रहा। रिलेवेंट वाला फर्स्ट कंडीशन। आपको पहले ये देखना होगा, अगर कोई भी 182 डेज से ज्यादा है तो पहला ही कंडीशन में आएगा। अब 182 डेज से कम है तो नीचे वाला कंडीशन में आएगा। आप खुश मत हो जाइएगा अगर हम 60 दिन बोल लेंगे। खुशी का साथ दोनों देखना होगा। 4 साल में 365 दिन है, दोनों एक साथ है तो ठीक है, नहीं है तो नॉन रेसिडेंट हो गया। यहां तक बात नहीं समझ में आया है तो इसको कॉपी करो, समझ जाओगे। तो अभी तक हम लोग यहां तक जो किए आप लोगों को समझ में आया, आप लोग कॉपी भी कर लिए हो। अभी हम लोग पढ़ेंगे ना एक्सेप्शनल केस। अच्छा, एक्सेप्शनल का मतलब क्या होगा? कौन बताएगा? सर आएगा तो ऊपर आएगा, नीचे नहीं आएगा। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोल सकते हैं? पुष्पा मतलब झुकेगा नहीं। आएगा तो ऊपर आएगा, नीचे वाले में नहीं आएगा। मतलब कुछ लोग हैं जो आएंगे तो ऊपर ही आएंगे, अगर ऊपर वाला कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो वो नीचे नहीं आएंगे। जैसे उन लोग के लिए पहला कंडीशन चेक करना होगा। पहला कंडीशन हम लोग का क्या लिखा हुआ बताइए बाबू? सिटीजन ऑफ इंडिया लिविंग इंडिया फॉर द एम्प्लॉयमेंट पर्पस। कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया है, कोई भी। अच्छा, सिटीजन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? बोलो। जो इंडिया में पैदा हुआ है ना, बाय डिफॉल्ट हम लोग सिटीजन ऑफ इंडिया है। अगर कोई भी फॉरेनर यहाँ पे आता है ना तो उसको बाबू बात मत करो ना, सुनो। देखो बाबू, हम क्या बोल रहे हैं? सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन सिटीजन के लिए क्या करना होगा? सर कुछ करना नहीं होगा, मेरा पैदाइश इंडिया में है तो बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या है? इंडियन सिटीजन। हम लोग अपने आप को क्या बोलते हैं? पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, इंडियन सिटीजन। अगर हम लोग का पैदाइश हम लोग का बर्थ यहाँ पे हुआ है तो बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या है? हम लोग को ना प्रूफ नहीं करना होगा, कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना होगा, बाय बर्थ हम लोग हैं। अब मान लो कोई इंडिया में शिफ्ट होना चाहता है, ठीक है ना, कोई फॉरेनर है इंडिया में शिफ्ट होना चाहता है तो उसका यहाँ का पैदाइश नहीं है, उसको लिए यहाँ पे बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स बनाना होगा, राशन कार्ड, आधार कार्ड। सर ये तो पैसा देने से बन जाता है बाबू, ऐसा नहीं है।
तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको अप्लाई करना होगा। क्या अप्लाई करना होगा, किस चीज के लिए? सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना होगा। तो सिटीजनशिप बताया आपको, इंडियन सिटीजन हम लोग क्या है, बाय डिफॉल्ट इंडियन सिटीजन है। कोई भी फॉरेनर जो इंडिया के रहने वाला नहीं है, इंडिया में परमानेंटली शिफ्ट होना चाहता है, तो उसको क्या अप्लाई करना होगा? सिटीजनशिप अप्लाई करना होगा। यहां तक क्लियर है आपको? आगे भी इसका केस है, लेकिन अभी यहां तक समझो, आगे डिटेल में बताएंगे। अगर कोई भी इंसान है, समझने का कोशिश करो, ये इंसान है, ये इंसान है, ये 10 तक पूरा मौज में रहता था, पूरा क्लास इसको मौज बोलता था। 12 में ये अपने फैमिली को मौज कर दिया, ग्रेजुएशन भी देख दाख के पास हो गया, अपने आप को ग्रेजुएट बोल रहा, लेकिन ना कौन सा वाला ग्रेजुएट है बाबू, क्वालिटी वाला या क्वांटिटी वाला? क्वांटिटी है। इसका 10 के पास भी डिग्री है, देखो 10 भी है इसके पास, 10 भी है, 12 भी है और ग्रेजुएशन भी है, ठीक है ना। खाली देख दाख के पास हुआ है, पढ़ा नहीं है, नाम का खाली डिग्री है, कोई डिजर्व नहीं करता है, पास हो गया है। अब क्या हुआ बोलो तो, बात नहीं करो, डिजर्व हो गया, बोला क्या होगा, पढ़ लिख के क्या होगा। अब इसको समझ में आएगा क्या होगा, ठीक है। अब इसका प्रेशर भी है भाई, बड़ा हो रहा, शादी ब्याह भी कराना होगा। अब कमाता नहीं है तो कैसे होगा कुछ, पहले तो कुछ अपना पाँव में स्टैंड होना होगा ना। बहुत टेंशन है, रो रहा है, देखो बहुत टेंशन में ये रो रहा है। तो अभी क्या करेगा, इसका एक दोस्त है, बोला आ जाओ दुबई आ जाओ, समझ में आया, कम टू दुबई। कैसा, कौन बोला? इसका फ्रेंड बोला, ठीक है ना। होता ना, दूर का ढोल बहुत सुहाना होता है। कोई चीज दूर ढोल बज रहा है ना, थोड़ा थोड़ा हम भी गाना वाना गाएंगे, अच्छा लगेगा। वही मेरे सर में बजेगा ना तो दर्द हो जाएगा। तो अभी बेचारा इसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। इंडिया में जानते हो हर साल इतने सारे लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं। आपके पास अगर टैलेंट नहीं है ना, ऐसे बहुत इंसान खड़े हैं लाइन में, अगर आपके पास सही तालीम नहीं है ना, डिग्री तो सभी को मिल जा रहा है, लेकिन सब कामयाब क्यों नहीं हो रहा? कुछ पढ़ ला, कुछ उसको देख के पढ़ ला, कोई ऐसे ही पढ़ जा रहा है। तो आपको सच में सही मायने में तालीम हासिल करना होगा। अब ये कहाँ जा रहा है बाबू, कहाँ जा रहा है? दुबई जा रहा है। दुबई जाके क्या करेगा? शेख लोग के साथ फोटो खिंचाएगा? क्या करेगा बोलो? नॉट ओनली दुबई, कोई भी इंडिया का कोई भी कोना में, मतलब इंडिया को छोड़ के एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जा रहा, कोई भी कंट्री में जाए, इसका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है, क्यों जाना चाहता है? टू अर्न मनी। क्यों बाबू? अर्न मनी। हम लोग इसको क्या बोल दे? एम्प्लॉयमेंट पर्पस। क्या बोल दे? एम्प्लॉयमेंट पर्पस। एक्चुअली इंडियन करेंसी कम है, उन लोगों का वैल्यू ज्यादा है, वहां कम भी कमाएगा तो ज्यादा हो जाएगा। और कोई देख थोड़ी रहा है कौन सा काम कर रहा है। सौ का भी सीधा यहाँ बात है ना कि अगर हम यहाँ करेंगे तो एरिया इंसान देख रहे हैं, देखो ना फलाना का लड़का काम कर रहा है। अब वहाँ दुबई में क्या काम कर रहा नहीं कर रहा, आके जो बोलेगा, एरिया में चश्मा लगा के कोट पैंट पहन के घूमेगा, हम लोग तो वही बात मानेंगे जो वो बोला है। हम लोग थोड़ी ना इन्वेस्टिगेशन के लिए दुबई जाके चेक कर रहे हो कौन सा काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, कोई भी इंसान एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर जाता है, ठीक है ना, तो वो कौन सा, वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सेप्शनल। वो आएगा तो नीचे में नहीं आएगा। बोलो यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? समझ में आया? बाबू बोल पाओगे हम क्या बोले? एक्सेप्शनल में जो भी आएगा वो ऊपर आएगा। कौन आएगा ऊपर? डेज ज्यादा होगा तो वो ऊपर आएगा, पर नीचे नहीं आएगा। बोलो बाबू। जो एक्सेप्शनल होगा वो आएगा तो बेसिक कंडीशन उनका पहला में। अगर हम बोलेंगे ये इंसान इंडियन रेसिडेंटल स्टेटस इसका निकालेंगे, ठीक है ना, मिस्टर राजेश, इनका नाम है राजेश शॉ, ठीक है ना। अगर राजेश शॉ का हम लोग रेसिडेंटल स्टेटस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? सही, तो राजेश शॉ बताएगा वो कितना है। राजेश बोलो तो इंडिया में कितना दिन रहा है? राजेश बोला सारा जिंदगी तो इंडिया ही में रहा, अभी जाने का वक्त आ गया हमको बाहर, पैसा वैसा कमाना है। तो इसका मतलब ये कौन सा कंडीशन फुलफिल हुआ? अब देखेंगे राजेश प्रीवियस ईयर में इंडिया में कितना दिन रह के जा रहा है बाहर। अगर देखेंगे इसका 182 डेज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर राजेश इंडिया में प्रीवियस ईयर में रहा 150 दिन तो इसको रेसिडेंट बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि सर अगर ये ऊपर कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, नीचे वाला कंडीशन भी फुलफिल नहीं करेगा। यहां तक समझ में आया?
अच्छा हम लोग कोई दूसरा केस ले लेते हैं, दूसरा केस एम्प्लॉयमेंट वाला केस नहीं लेते, ये तो एक्सेप्शनल में है। तो अगर वो ऊपर कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो उसका नीचे वाला कंडीशन चेक करना होगा। पहला क्लियर है बाबू? बोलो दूसरा, बोलो दूसरा वाला क्या कंडीशन है? क्रू मेंबर ऑफ शिप जानते हो? क्रू मेंबर ऑफ शिप, ठीक है ना। देखो क्रू मेंबर ऑफ शिप में देखो क्या लिखा हुआ है, डेट ऑफ कमिंग एंड गोइंग शैल बी टेकन फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग रेसिडेंटल स्टेटस। दिखाई दिया? क्रू मेंबरशिप मतलब जो जहाज में काम करता है बाबू, इसको क्रू मेंबरशिप बोला जाता है। तो अगर वो जिस दिन आया और जिस दिन गया वो दोनों दिन लेंगे। हम अभी तो स्टार्टिंग में क्या बताए थे, नॉर्मल केस में जो बंदा जिस दिन आता है, ठीक है ना, जिस दिन आता है काउंट करते हैं और जिस दिन जाता है वो भी काउंट करते हैं। यहां पे बोला नहीं लेंगे, शैल नॉट बी टेकन फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग रेसिडेंटल स्टेटस। मतलब जो भी इंसान काम करता है कहां पे बोलो तो क्रू मेंबर है, शिप में काम करता है, तो उसका आना और जाना मतलब शैल नॉट बी टेकन, उस दिन नहीं लेंगे हम लोग। क्लियर है? अभी आते हैं एक कंडीशन और है, बोलो यहां तक समझ में आए? इन दोनों के लिए इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे, कोई भी इंसान रेसिडेंटल मतलब ना एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर जा रहा है तो उसके लिए कौन सा कंडीशन? ये वाला क्या है, क्रू मेंबरशिप। कोई भी इंसान क्रू मेंबरशिप है, ठीक है ना, वो भी ये एक्सेप्शनल में कवर अप होता है। वो ऊपर वाला कंडीशन फुलफिल करेगा तभी रेसिडेंट, नीचे वाला कंडीशन वाला उसका चेक नहीं करना। मतलब इनफैक्ट ऐसे बोल सकते हो इन दोनों का रास्ता ऊपर है, ये नीचे नहीं चेक कर सकते हैं, इसका कंडीशन नीचे नहीं चेक कर सकते। यहां तक समझ में आया? देखो बाबू कोई प्रॉब्लम है पूछो। यहां तक समझ में आया बाबू? चलिए तीसरा कंडीशन क्या होगा बोलो तो? तीसरा कंडीशन, अच्छा इन दोनों के लिए इनकम चेक नहीं करना होगा। अभी तीसरा के लिए तीसरा कंडीशन ये इंपॉर्टेंट है, ये अमेंडमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट है, ये आने का ज्यादा चांसेस है। जो चेंजेस होता है इनकम टैक्स में ना वो ज्यादा आता है। बोलो क्या होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया, बोलो ना, सिटीजन ऑफ इंडिया है या पीओआई बोलेंगे? पीओआई का फुल फॉर्म? अच्छा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसको बोला जाता है? क्या बोला जाता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। आइए बाबू पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बताइए। Person of Indian origin, parents or grandparents were born in an undivided India. वेरी गुड, सही जवाब। ठीक है ना, पेरेंट्स कहाँ पे बॉर्न है? अनडिवाइडेड इंडिया में। अनडिवाइडेड इंडिया किसको बोला जाता था पहले? 1947। जैसे कि कौन सा कंट्री हुआ करता था जो आज, पहले सारा इंडिया ही था। सारा का मतलब सर बांग्लादेश, पाकिस्तान और अभी जो इंडिया है, पहले ये तीनों एक हुआ करता था। अगर हम अपना बारे में बात करें, या मेरे पापा के साइड से या मेरे मम्मी के साइड से ना, ठीक है ना, नाना नानी दादा दादी यहाँ पे मतलब इंडियन थे, लेकिन फाइनली ना उन लोग सेटल हो गए कनाडा में या कोई भी कंट्री में। तो अब उन लोग का बच्चा, ठीक है ना, अगर आएगा तो उसको क्या बोला जाएगा? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। उसको बोला जाएगा पीओआई, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। यहां तक समझे? सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अच्छा क्यों आएगा? घूमने के लिए। विजिट का मतलब विजिट पर्पस के लिए, घूमना हो गया, ठीक है ना। अब वो विजिबल है, विजिट पर्पस के लिए आ रहे, विजिट पर्पस के लिए आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इन ये तीनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, ठीक है, या पीओआई होना चाहिए या फिर, ठीक है ना, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, विजिट पर्पस के लिए आ रहे। तो इसके लिए पहला कंडीशन देखो, इन लोग सारे के लिए ना कौन सा कंडीशन है बाबू? पहला कंडीशन। देखो सबके लिए पहला कंडीशन है, ये पहला कंडीशन फुलफिल होगा। अगर इन लोग रेसिडेंट बनेगा तो पहला कंडीशन फुलफिल करके, दूसरा कंडीशन फुलफिल करके रेसिडेंट नहीं बनेगा, ठीक है। अब लेकिन इसके लिए एक और कंडीशन है, इसके लिए एक और कंडीशन है। क्या कंडीशन है? इसका टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स ना, ठीक है ना, डज नॉट एक्सीड 15 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका टोटल इनकम आपको भी पढ़ाएंगे, टोटल इनकम कैसे आता है हम लोग आगे, अभी तो बेसिक चल रहा, आगे पढ़ेंगे। बस अभी यहां तक इतना ही समझो, इसका टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स डज नॉट एक्सीड 15 लाख। मतलब इसका इनकम जो इंसान आ रहा है विजिट पर्पस के लिए, इंडिया में घूमने के लिए आ रहा है, उसका टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम
फॉरेन सोर्स डज नॉट एक्सीड 15 लाख, मतलब टोटल इनकम, ठीक है ना, एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स, ठीक है ना, डज नॉट एक्सीड 15 लाख। याद रहेगा, हम शॉर्ट में लिखें, ठीक है ना। टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स डज नॉट एक्सीड, देखो डज नॉट एक्सीड 15 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या एक्सीड ही लिख दो। बोलो यहां तक क्लियर है बाबू? डज नॉट एक्सीड 15 लाख। बोलो यहां तक क्लियर है बाबू? यहां तक आपको समझ में आया? यहां तक समझ में आया? ठीक है। अच्छा, बेसिक कंडीशन तो बता दी है इसका। अगर सर 15 लाख से डज नॉट एक्सीड, अगर 15 लाख से एक्सीड होगा वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, वो भी एक्सेप्शनल है, ठीक है ना। दो कंडीशन है, इनकम 15 लाख से कम है तो क्या होगा, 15 लाख से ज़्यादा है तब क्या होगा। अभी हम लोग पढ़े 15 लाख से कम है। आप यहाँ पे जब लिखोगे ना 1-2 लाइन लिख देना, ठीक है ना, 1-2 लाइन सॉरी लिखने के बाद छोड़ देना, क्योंकि हम और एक कवर अप करवाएंगे। अभी हम लोग बेसिक कंडीशन पढ़े, अब हम लोग पढ़ेंगे एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन बोलता है ना 10 साल में 2 बार रेसिडेंट होना चाहिए, 7 साल में 730 दिन इंडिया में रहना चाहिए। दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होगा तब उसको क्या कहलाएंगे, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। यहां तक रूल समझ में आया? चलो, बेसिक कंडीशन कौन बोलेगा बाबू? मिटा दे इसको इतना, बोलो। एडिशनल कंडीशन का क्या रूल्स है? 10 साल में 2 बार रेसिडेंट होना चाहिए और 7 साल में 730 दिन। देखो एडिशनल बाबू नोट्स में टर्न करो ना पेज नंबर 7 एडिशनल कंडीशन। तो हम यहां शॉर्ट में लिख दे रहे हैं 10 साल में लास्ट 10 ईयर्स में कितना बार 2 टाइम्स क्या होना चाहिए बाबू? रेसिडेंट होना चाहिए। साथ ही साथ, ठीक है ना, कितना 730 दिन में 7 साल में 730 दिन रहना चाहिए, ठीक है ना। कितना बाबू? 7 साल में कितना? 730 दिन। बोलो यहां तक समझ में आया? बेसिक कंडीशन में हम लोग क्या पढ़े थे? बेसिक कंडीशन में सर इंडिया में कोई 182 डेज और मोर रहेगा तो उसको रेसिडेंट हो जाएगा। दूसरा कंडीशन आपको पढ़ाए थे कि प्रीवियस ईयर में 60 दिन, और लास्ट 4 साल में 1 साल, ये बेसिक कंडीशन था। एडिशनल कंडीशन क्या है? हाँ, एडिशनल कंडीशन ये दोनों एक साथ फुलफिल करना होगा तभी एडिशनल होगा। अगर कोई इंसान रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब होगा? मान लो कोई ना पहला वाला बेसिक कंडीशन फुलफिल किया, देखो यहां पे कोई बेसिक कंडीशन फुलफिल किया, बेसिक कंडीशन जो अभी तक पढ़ा है बेसिक कंडीशन फुलफिल किया, कोई एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो उस इंसान को क्या बोला जाएगा? सिर्फ रेसिडेंट बोला जाएगा। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट के लिए उसको ये कंडीशन और इसका दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल करना होगा। अगर ऐसा होता है तो उस इंसान को रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी बोला जाएगा। बोलो बाबू यहां तक क्लियर है? बेसिक कंडीशन तो हो गया। एडिशनल कंडीशन के लिए 10 साल में 2 बार रेसिडेंट कहलाना होगा। रेसिडेंट का मतलब 10 साल में 2 बार इंडियन रेसिडेंट कहलाना होगा, मतलब कोई भी एक कंडीशन से फुलफिल कर दो, 2 बार 182 डेज और मोर रहना होगा इंडिया में अगर हम बात करेंगे, और 7 साल में 730 दिन। क्लियर है? तो दोनों कंडीशन, मान लो ये कंडीशन फुलफिल हुआ, ये कंडीशन फुलफिल हुआ, ये नहीं हुआ तो वो क्या कहलाएगा? सिर्फ रेसिडेंट कहलाएगा। ऑर्डिनरी रेसिडेंट में तो दोनों कंडीशन है ना, 10 साल में 2 बार, 7 साल में। चलो बोलोगे बेसिक कंडीशन के लिए कितना दिन रहना होगा इंडिया में? एक बार जोर से 182 डेज और मोर बोलिए ना बाबू। बेसिक कंडीशन के लिए, बेसिक कंडीशन के लिए, एडिशनल कंडीशन के लिए 10 साल में 2 बार और 7
10 साल में 2 बार रेसिडेंट, 7 साल में 730 दिन, दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल करना होगा, उस इंसान को क्या बोलेंगे? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। एक इंडिविजुअल रेसिडेंट हो सकता है, यस सर रेसिडेंट हो सकता है अगर वो सिर्फ पहला कंडीशन फुलफिल करता है, प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर रहा है, और एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं करता। एडिशनल कंडीशन क्या है? 7 साल में 10 साल में 2 बार। अभी हम लोग सिर्फ इंडिविजुअल का किए हैं, बाकी 6 का और करना है। बोलो यहां तक क्लियर है? ठीक है बाबू, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।